हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं रिजल्ट किंग सत्यम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 3D स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एससी का परमाणु की संख्या निकाली थी। 8 होते हैं टोटल। इसके कॉर्नर में एटम यानी परमाणु। अब अगर इसके कॉर्नर के परमाणु से अगर नंबर ऑफ एटम हम लोगों ने काउंट किया था तो उस एटम यानी परमाणु की संख्या आई थी 1। कैसे आया था? 1/8 इसकी हिस्सेदारी थी। 8 टोटल परमाणु थे कोना पर। सॉल्व करते हैं तो 1 परमाणु आता है। अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि सर यहाँ तो 8 परमाणु है, तो अगर मैं कोना पर अगर किसी परमाणु को अगर मानता हूं तो उसकी हिस्सेदारी कितनी है एक एकक कोष्टिका में, तो मात्र इतना सा भाग उसका क्या करता है, हिस्सा लेता है उस एकक कोष्टिका में। कितना? 1/8 भाग। अब हम लोग इसी चीज को 3D में देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका है एक एससी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, ये रहा आपका, ऐसा ही डायग्राम है। अब इसमें मैं अगर किसी भी एक एटम पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप जिस पे भी करना चाहें, मान लीजिए कि मैं इस एटम पे फोकस कर रहा हूं, तो इस एटम का आप इसके पीछे देखिए, यहाँ पर मात्र इतना सा हिस्सा, मात्र इतना सा जो हिस्सा है वही हिस्सा इस एकक कोष्टिका के अंदर है। बाकी जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इससे बाहर रहता है। मतलब क्या हुआ? देखिए, फिर मैं किसी दूसरे कॉर्नर के एटम को लेता हूं। मान लीजिए कि इस कॉर्नर के एटम को आप लेते हैं, तो आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर बस ये जो हिस्सा है, इतना सा ही हिस्सा इस एकक कोष्टिका के अंदर है। बाकी इतना बड़ा जो पार्ट है वो दूसरी एकक कोष्टिका यानी दूसरे यूनिट सेल में। उसी प्रकार से आप किसी को भी देखेंगे तो इसका मात्र इतना सा हिस्सा इस एकक कोष्टिका में है, बाकी जो है वो बाहर है, दूसरी ओर है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मात्र इतना सा ही हिस्सा आपको इस एकक, और इतना बड़ा हिस्सा वो किसी दूसरे यूनिट सेल में है। यानी कि अगर हम किसी भी एससी के लिए बात करते हैं तो उस एससी एकक कोष्टिका में यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में अगर कॉर्नर पर का परमाणु है तो इसका मात्र 1/8 भाग ही इसके अंदर एकक कोष्टिका में है, बाकी भाग बाहर में है। यही 1/8 में कहता हूं कि अगर कोना पर परमाणु होगा, कहां पर? अगर कोना पर परमाणु है तो उस स्थिति में मात्र 1/8 भाग ही किसी भी परमाणु का उस एकक कोष्टिका के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। अब कुल परमाणु, अब कुल कितने एटम होते हैं एक एक सरल घनीय एकक कोष्टिका में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगर परमाणु निकालना होगा तो हम लोग इसी को क्या करते थे, 1/8 गुने 8, तो आ गया 1 परमाणु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसी प्रकार से है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बीसीसी एकक कोष्टिका में। एक सरल घनीय हो गया। अब हम लोग देखेंगे बीसीसी यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में किस प्रकार से हम लोग उसको नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि केंद्रित घन एकक सेल, ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा कहां पर परमाणु स्थित हो? केंद्र में। याद कीजिए हम लोगों ने अंतर ये जब पार्टीशन को पढ़ा था कितने प्रकार के होते हैं, उस स्थिति में कितने प्रकार के होते हैं, उस स्थिति में हमने देखा था कि एक पढ़ा था कि सिर्फ कोनों पर होता है यानी कि सरल घनीय जिसको बोलते हैं। अब इस सरल घनीय परमाणु के साथ क्या है, सरल घनीय एकक कोष्टिका के अलावा एक ऐसा एकक कोष्टिका होता है जिसमें केंद्र पे भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो केंद्र पर परमाणु दो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है कि संपूर्ण केंद्र में हो बीच में, दूसरा हो सकता है कि उसके फलक के केंद्र पर हो। ठीक है, ये दो मेन मुख्य तरीका होता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम किसी एकक सेल को लेते हैं तो उस एक एकक सेल में जो कोनों पर परमाणुओं की संख्या है वो है 8, फलक पर है 6, जो आपका ये जो कोना होता है, कोर जिसको बोलते हैं, ये दोनों कोनों को मिलाने वाला, वो है 12 और केंद्र होता है 1। ठीक है, उसका सबसे पहला प्रकार होता है, आप इस प्रकार को यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया केंद्रित एकक कोष्ठक यानी कि केंद्र पर एक परमाणु है। अब केंद्र पर परमाणु इस तीन रूप में हो सकता है, उसी के आधार पर इसका प्रकार बनाया गया है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम लोग का जो प्रकार है वो है बीसीसी यानी कि
अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बिना कोनों पर परमाणु के तो घन नहीं बनेगा, तो एक आपका हो गया घनीय जो उसका प्राथमिक सेल है, और उसके बीच में केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, कहां पर उपस्थित होता है? केंद्र में। तो ऐसी एकक कोशिका को हम लोग बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि एक ऐसा एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा उसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, ऐसी एकक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, या अंत केंद्रित एकक अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें परमाणु की संख्या निकालना है कि कितनी होगी। ठीक, तो हम लोग इसको 3D में भी देखेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है कि कोनों पर जो पूरी हिस्सेदारी होती है वो कितनी होती है? 1/8। ठीक है, और कोनों पर परमाणु की संख्या कितनी है? 8। तो 8 हो गया जो मेरा कोनों पर परमाणु है, गुना उसकी हिस्सेदारी कितनी है? 1/8 प्लस, अब एक परमाणु इसके केंद्र में होता है, मतलब इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ बीच में आपके रूम के बीच में अगर मैं परमाणु को रख देता हूँ केंद्र में एकदम, तो क्या ये किसी और हिस्से को टच कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी कि संपूर्ण उस परमाणु का जो हिस्सा है वो इस रूम के अंदर पड़ रहा है, इसलिए उस पूरे हिस्से का हम लोग ले लेंगे 1। अब परमाणु की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा हिस्सा ही उसमें भाग ले रहा है। अगर आधा हिस्सा भाग ले रहा होता तो 1/2 लिखते। ठीक है, अगर 1/4 ले रहा होता तो 1/4 लिखते। यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्सा केंद्र के अंदर ही है, उस एकक कोशिका के अंदर है, इसलिए 1 गुना 1 सॉल्व करेंगे, 1 + 1 आ जाएगा 2 परमाणु। ठीक है, तो बीसीसी एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी है? 2, और जालक बिंदु की बात करें तो कितना है? 9। देखिए, जालक बिंदु और परमाणु की संख्या में अंतर होता है। परमाणु की संख्या होती है कि उस एकक कोशिका में कितने परमाणु की हिस्सेदारी है और उसको मिलाकर कुल कितने परमाणु है। और जालक बिंदु होता है कि जिस बिंदु पर कोई परमाणु अगर स्थित है उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। यहाँ टोटल 8 और एक यहाँ 9 जालक बिंदु है जहां पे परमाणु स्थित होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं इस रूप में कि यहाँ पर किस तरीके से इसको 3D में समझते हैं, कि इसको किस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, और वैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर जालक क्या होता है, तो मैं एक बार जालक आपको दिखाता हूँ। यही है जालक। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। ये देखिए एक लंबी श्रृंखला बना रहा है। ठीक है, और आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा एक छोटा छोटा क्यूब के जैसा, एक क्यूब रूप में, और ये क्यूब बहुत ज्यादा है। और इसको मैं अगर डीप करके देखूं तो, और मैं दिखाता हूं, ये देखिए ये पूरी लंबी श्रृंखला है और ये बहुत दूर तक पीछे तक जाएगी, और यही है पूरा का पूरा क्रिस्टलीय जालक। ये NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, और इसी पूरे क्रिस्टलीय को हम लोग बोलते हैं, ये जो जालक दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक, और ये त्रिविमीय होता है। और इसके आप देखेंगे एक हिस्से को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लगेगा क्यूब के जैसा, और ऐसे इसमें हजारों करोड़ों क्यूब है। ठीक, चलिए अब आते हैं बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट से। ठीक, अब ये रहा, अब ये आपका देखिए क्या है, ये आपके हो गया कॉर्नर। 8 कॉर्नर पर परमाणु है 8, और ये बीच में आपको एक परमाणु दिख रहा होगा। ठीक है, एक परमाणु आप उसको देख रहे होंगे बीच पर, यहाँ देखिए बीच में एक परमाणु है यहाँ पे। अब ये परमाणु हिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा संपूर्ण भाग इस एकक कोशिका के अंदर है, और ऐसी ही संरचना कहलाती है हम लोगों की क्या? बीसीसी, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्र मतलब केंद्र के अंदर। ठीक, चलिए अब हम इसको में देखते हैं कि क्या, अब इसके जालक को देखते हैं। ठीक, अब आप इसमें कहेंगे ठीक, चलिए अब आप इसमें बोलेंगे कि सर इसमें से कौन सा हिस्सा मूव नहीं कर रहा है। आप देखिएगा कौन सा परमाणु केंद्रित परमाणु है, तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला परमाणु केंद्रित है। नहीं, ये इसके सामने वाला परमाणु है। आप बताइए कौन सा परमाणु स्थिर है? दिख गया होगा, ये वाला जो परमाणु है ये परमाणु आपका स्थिर परमाणु, यानी ये हुआ केंद्रित परमाणु आपका। बाकी आप सबको हिला सकते हैं, लेकिन ये जो केंद्रित परमाणु है ये जहां है वहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये इनिशियल डायग्राम था, यानी ये सामने वाला परमाणु है, फिर इसके पीछे एक परमाणु।
ये रहा आपका परमाणु। इसी तरह से अगर हम इसको और देखेंगे डीप करके, देखिए अब इसमें बताइए कौन सा है, ये वाला, देखिए कहाँ पे है, ये वाला परमाणु है, दिखाई दिया। ये परमाणु जो है आपका, इस परमाणु को हम लोग बोलेंगे केंद्रित परमाणु। देखिए बाकी हिल रहा होगा, लेकिन आप एक परमाणु पे फोकस करेंगे, ये वाला, तो ये परमाणु मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। जूम करके भी दिखा दे रहे हैं, देखिए ये वाला परमाणु आपका मूव नहीं कर रहा, तो ये जो मेरा परमाणु है, ये मेरा इस पूरे क्रिस्टल जालक के अंदर का परमाणु हुआ। ये मेरा पूरा एक जालक बनाता है, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बीसीसी जो क्रिस्टल लैटिस है वो किस प्रकार का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें परमाणु की संख्या को भी गिन लिया, कितने परमाणु की संख्या निकली, 2। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे तीसरा। तीसरा जो केंद्रित एकक कोष्टिका है वो हम लोगों का होता है एफसीसी, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले होता है फलक केंद्रित, इसके नाम से ही पता चलता है फलक केंद्रित, यानी कि परमाणु कहाँ उपस्थित है, फलक के केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। ये रहा मेरा फलक, 6 फलक हैं, उस फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यानी इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए कि आपने फुटबॉल लिया और उस फुटबॉल को दीवार में चिपका दीजिए, ठीक है। तो आपको, आप समझिए कि इमेजिन कीजिए कैसा होगा कि आधा दीवार के इस रूम के अंदर होगा और आधा दीवार से उस रूम से बाहर होगा। यानी कि एक फुटबॉल को अगर मैं इस दीवार में अगर लगा देता हूं केंद्र में, तो आधा होगा इस रूम के अंदर और आधा होगा इस रूम से बाहर, यानी दूसरे वाले कमरे के लिए। यानी कि अगर मैं फलक में अगर मैं बात करता हूं किसी भी एकक कोष्टिका की, ठीक है, ये फलक है, तो यहाँ पे अगर कोई परमाणु है तो उस परमाणु का मात्र एक एकक कोष्टिका में कितना हिस्सा होगा, 1/2। यानी एक पूरा परमाणु अगर मैं मान लूं तो उसका आधा हिस्सा अंदर की तरफ होगा और आधा हिस्सा बाहर की तरफ। तो इसमें कितनी हिस्सेदारी हो गई, 1/2 हिस्सेदारी, ठीक। तो जो इसमें परमाणु की संख्या निकलेगी वो परमाणु की संख्या क्या है। तो अब इसमें सबसे पहले तो कोनों पर परमाणु होगा, तो कोनों पर परमाणु की संख्या 8, और कुल परमाणु सॉरी, और इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, किसी एक कोना पे अगर मैं हिस्सेदारी लेता हूं तो बताया था मैंने कि कॉर्नर पर हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/8 प्लस कितने फलक होते हैं टोटल, 6 फलक हैं, तो 6 गुने, अब इस फलक पर इसकी हिस्सेदारी कितनी है परमाणु की, तो 1/2। यानी कि पहले हम लोग क्या लेंगे, कोना पर परमाणु गुना उस कोने पर परमाणु के हिस्सेदारी 1/8 प्लस फलक लेंगे कुल कितना 6, और फलक पर परमाणु की हिस्सेदारी कितना 1/2, आधा इधर है आधा बाहर की तरफ, ठीक। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 1 + 3 = 4। मतलब सबसे ज्यादा परमाणु किस में पाया जाता है, एफसीसी एकक कोष्टिका के अंदर। यही है उसकी जो प्रभावी परमाणु संख्या। अब इसमें जालक बिंदु कितना हो जाएगा, 8 तो कॉर्नर पर है और 6 कहां पे है, उसके फलक के केंद्र पे, क्योंकि कुल फलक मेरा कितना है 6, तो हर एक फलक के केंद्र पर होगा, टोटल जालक बिंदु कितना हो गया 6, 8 6 14। यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक। एक्चुअली क्या है कि 3D डायग्राम देख लेने से एक बात क्लियर हो जाती है कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, और उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये मेरे 8 2 3 4 अनमोल रत्न सभी कॉर्नर पर। अब देखिए बाकी जो अगर मैं किसी एक फलक की बात कर, जैसे इसी फलक की बात कर रहा हूँ, ये आपको फलक दिख रहा होगा, ये पूरा, इस फलक पे एक परमाणु है। अब ये परमाणु फलक के केंद्र पर है, तो इसका आधा भाग देखिए इस एकक कोष्टिका के अंदर है और आधा भाग दूसरी एकक कोष्टिका में चला जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से ऊपर वाले फलक पे देखिए, यहाँ पे के बीच में एक फलक है, ठीक है। मैं आपको फलक दिखा दे रहा हूं कहाँ है, तो ये रहा आपका फलक, ये है फलक, ये देखिए ये आपका फलक है, और उस फलक के केंद्र पर क्या है, इस केंद्र पर एक परमाणु है। अब जब हम उसको देखेंगे, अब उसका आप हिस्सेदारी देखिए कितना है, तो आधा इसके अंदर है और आधा इसके बाहर, तो इसमें कुल कितना हो जाएगा 1/2। तो आधा हिस्सा अंदर है और पूरे परमाणु को एक मान लू तो कितनी हिस्सेदारी हो गई, एक एकक कोष्टिका में 1/2, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेटिस के रूप में देखता हूं तो देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका क्रिस्टल लैटिस है,
अब इसमें आप 6 अगर फलक को देखेंगे तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो पाता है देखना, तो इसमें 6 फलक पे सभी एक-एक फलक पर जो परमाणु है वो स्थिर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, आपका एक पूरा का पूरा एफसीसी क्रिस्टल, बीसीसी क्रिस्टल और एससी क्रिस्टल, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हम लोगों के पास एक चार्ट तैयार हो गया है। चार्ट किस चीज का तैयार हो गया है, देखिए अगर मैं परमाणु की संख्या की बात करता हूं, ठीक, चलिए उसको रिवीजन हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक चीज और है उसको पहले कंप्लीट कर लें, वो है अंत एकक कोष्टिका, ठीक है। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका किसको बोलते हैं, वैसी एकक कोष्टिका जिसमें जिसके आठों कोना पर तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके उसके बिना कोई घन या कोई एकक कोष्टिका का निर्माण नहीं हो सकता। और आमने सामने किसी भी फलक के केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित होता है, वैसी व्यवस्था, वैसी एकक कोष्टिका को हम लोग बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। मतलब आमने सामने फलक के केंद्र पर, उसमें क्या था फलक केंद्रित में सभी 6 फलक पर, लेकिन इसमें आमने सामने किसी भी दो, अगर यहाँ और यहाँ है तो आप यहाँ और यहाँ भी मान सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। तो ऐसा सेल एकक कोष्टिका जिसमें सभी कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर, विपरीत फलक मतलब आमने सामने के फलकों पर केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है, उसको अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसमें बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 कॉर्नर है, 8 गुना हिस्सेदारी 1/8 प्लस 2, क्योंकि 2 ले रहे हैं, और फलक पर हिस्सेदारी कितनी होती है 1/2। अभी जस्ट हमने देखा है, सॉल्व करेंगे तो इसमें कुल परमाणु की संख्या आ जाती है 2। ठीक है, हम लोग अब चार्ट से पढ़ लेते हैं, एक बार एक समरी चार्ट हम लोग रेडी कर लेते हैं कि एक हम लोग यहाँ लिख देते हैं यूनिट सेल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ हम लोग कोना पे कितना परमाणु ले रहे हैं, यहाँ फलक पे कितना परमाणु होता है, केंद्र में कितना है, और यहाँ पे हम लोग जो कुल परमाणु निकाल रहे हैं वो कितना है टोटल। ठीक, अब सेल है मान लीजिए मेरा एससी, एससी में कॉर्नर पे परमाणु कितना होता है 8, फलक पे इस पे कोई भी परमाणु नहीं होता है, केंद्र में कोई परमाणु नहीं होता है, और कुल परमाणु कितना निकलता है 1। उसी तरह से बीसीसी में कितना है, कोना पर 8, फलक पे कोई परमाणु नहीं होता है, केंद्र पर, बॉडी के केंद्र की बात कर रहा हूं, कितना 1, कुल परमाणु 2। उसी तरह से एफसीसी में कितना होता है, कॉर्नर पर 8, उसका फलक पे 6, फलक पे 6 मतलब केंद्र पर, फलक के केंद्र पर होता है ना, केंद्र में, बॉडी के केंद्र में 0, और कुल परमाणु 4। उसी तरह से ईसीसी में 8, फलक पर, आमने सामने फलक पर होते हैं 2, केंद्र में 0 और कुल परमाणु होता है 2। ठीक, ये आपका एक चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, अब देखिए आगे अगला टॉपिक है हम लोगों का 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है इसको समझिए। 7 क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि अगर हम किसी भी एकक कोष्टिका के अगर हम एक बिंदु को फोकस करते हैं तो उस एक बिंदु से वो 3 दिशाओं में जाता है। यानी मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लीजिए इसको मैं फोकस कर रहा हूं तो यहां से एक आपको ऊपर की तरफ, फिर एक इधर, और फिर एक आगे की तरफ। ठीक है, या आप किसी भी एक को देखेंगे, अगर मैं इसको, इस बिंदु को फोकस कर रहा हूं तो इस बिंदु पे क्या है, एक ऊपर की तरफ, एक इधर, एक इधर, यानी 3 दिशाओं में। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, और इसी को दो परमाणुओं को मिलाने वाला रेखा भी है, यही है एज, यही है किनारा, यही है कोण। ये होता है मेरा ए बी सी। अब इन दोनों के बीच में कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। इसको बोलते हैं हम लोग अंतःफलक कोण, क्योंकि ये फलक के बीच का है। फलक यानी कि ये किनारे के बीच का नहीं होता, ये फलक के बीच का होता है। मतलब जैसे ये हो गया आपका फलक, अगर मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूं तो ये हो गया आपका फलक। अब यहाँ जो फलक है, अब इन दोनों ये हो गया आपका जो परमाणु है उसको मिलाने वाली रेखा, ये है फलक। इस दोनों फलक के बीच का एक कोण अल्फा, फिर एक कोण इधर है बीटा, और एक कोण यहाँ नीचे से इधर, ये हो गया गामा। ये है मेरा अल्फा, बीटा और गामा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अंतःफलक कोण। ठीक है, अंतःफलक कोण इंटरफेसियल एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो 3 अंतःखंड, अंतःखंड मतलब हो गया मेरा किनारा, या जिसको एज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो है मेरा ए बी सी।
अंतःकोण हो गया, 3 अंतःकोण है, अंतःफलक कोण बोलते हैं इसको। तो अंतःफलक कोण, ठीक है, इंग्लिश बोल देता हूं इंटरफेशियल एंगल। ये है मेरा अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि किसी भी क्रिस्टल के क्या शेप होगा। तो टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल शेप देखे गए हैं और उस 7 प्रकार के क्रिस्टल शेप में अलग अलग लैटिस है, यानी कि उसको ब्रेवियस नाम के एक साइंटिस्ट ने खोजा था। हर एक अपना जो क्रिस्टल सिस्टम है, उस क्रिस्टल सिस्टम में जो लैटिस है यानी कि उसके जो क्रिस्टल का डिजाइन है वो अलग अलग है और उसी के आधार पर टोटल 14 प्रकार के लैटिस को देखा गया था, जिसको ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर है कि ब्रेवियस लैटिस का संख्या कितना होता है। तो ब्रेवियस लैटिस की संख्या होती है 14 और क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, यानी क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, वो होता है 7। ठीक है, चलिए अब वो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें मेरा है ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है और हर एक क्रिस्टल सिस्टम यानी कि हर एक स्ट्रक्चर पे अलग अलग इंटरफेशियल एंगल और अलग अलग एज का फॉर्मेशन, अलग अलग हम लोग एज बनाते जाते हैं, उसके अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और नया शेप हमको मिल जाता है। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं क्यूब को। अब ये जो क्यूब है यानी सरल घनीय है, ये एक वर्ग से मिलकर बना होता है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो मतलब ए बी और सी, या फिर आप किसी को ए बी सी मान लीजिए, वो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, हमेशा बराबर होगी, मतलब ए बी और सी ये तीनों क्या होगी, बराबर। तो ए बी सी बराबर। अब आपको पता है कि वर्ग के बीच के जो दो फलक के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि इसके बीच में हम किसी भी एंगल को ले लेंगे, किसी भी फेस के एंगल को, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा कितना है, 90 डिग्री। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये दो जो एज है उसको बराबर कर दूं और एक को नहीं बराबर करूं, मतलब कि ए और बी को बराबर कर दूं, सी को थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं, लेकिन उसका एंगल सेम रखता हूं, तो शेप क्या होता है, चेंज हो जाएगा और वो शेप हो जाएगा आपका टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ही पढ़िया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या होता है, टेट्रागोनल। ठीक है, उसके बाद है ऑर्थोरेम्बिक, जिसमें आपका ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है ए बी सी, जिसमें फिर से तीनों बराबर हैं, वो है रोम्बोहेड्रल, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, ये याद हो जाता है तो वो और ज्यादातर एग्जाम में ये वाला भाग पूछा जाता है। मोनोक्लिनिक है, उसी तरह से नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हेक्सागोनल है, जिसमें आपको हेक्सागोनल में सबको पता है कि एक कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए, आप क्या करें, इसको एक बार लिख लें पहले, ए बराबर बी बराबर सी, 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 ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ऊपर से टोटल तीनों बराबर है, नीचे से तीनों कट कर दीजिए, फिर एक कट कीजिए, फिर दो कट कीजिए, फिर बराबर है, फिर एक कट कीजिए, फिर दो कट कीजिए, अपने आप इसका ऑर्डर आ जाता है सही से। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसका एक शेप देखते हैं, तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें से 4 एकक सेलों में कुल कितने 14 प्रकार के क्या है, जालक संभव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस जालक। और यहीं से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, अभी हम लोग जो 10 से 11 बजे वाली क्लास है उसमें हम लोग कर भी रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि घनीय एकक कोष्टिका में कितनी ब्रेविस जालक है, तो सब बच्चों ने कहा 14, नहीं, घनीय में जब पूछा जाए तो 3 ही होता है, एक है सिंपल क्यूबिक, एससी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, तो ये हम लोगों का टोटल 14 ब्रेविस जालक है, आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और टोटल यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्रेविस जालक का मतलब होता है कि प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार के जालक से हम संभव है उसका डिजाइन बन पाना, वो उसी की संख्या को बताता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए तो वो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर सरल घनीय में
ब्रेविस जालक पूछ रहा है तो 3 होगा, लेकिन अगर टोटल क्रिस्टल में अगर पूछ रहा है तब जाके 14 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देख लेंगे 3D में कि इसका शेप कैसा होता है। ठीक है, एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्फा बीटा गामा एंगल आपको ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज भर यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं 10 से 11 में। क्वेश्चन बैंक हम लोग वहां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैम का भी बायो का क्लास आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा 9 से 10 बजे रात में, जहां पे मैम पूरा चैप्टर पढ़ा रही है। 7 से 8 में क्वेश्चन बैंक चल रहा है, बोर्ड मॉडल, और 10 से 11 केमिस्ट्री का भी बोर्ड मॉडल चल रहा है। मिलते हैं सबको, थैंक यू, गुड नाइट।